आज हम जो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पार्ट 3 पे बात करेंगे। और ये थर्ड और फाइनल सेशन है आज। इससे पहले हमने तो जैसा मैंने पहले बताया कि मेरा विजन और मिशन है कि कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल की लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। हाँ जी। तो ये मेरा विजन और मिशन है कि कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना और बहुत ही कॉम्पैक्ट मोड मैंने ये बनाए हैं पब्लिक स्पीकिंग के, ताकि कम से कम समय में ये इतनी इम्पोर्टेंट लर्निंग वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और जब आप इन टेक्निक्स को सीख लेते हैं और इनको डे टू डे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके ग्रोथ और सक्सेस लाइफ में वो बहुत ही बढ़ जाएगा। तो हमने जो पार्ट 1 25 नवंबर को किया था, उसमें हमने टेक्निक्स को डिस्कस किया था। ग्रीटिंग्स, एप्रिशिएट, ग्रेटिट्यूड, ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं। और उसके बाद कॉमनैलिटी, रेपो और फैमिलियरिटी, ये तीन भी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो शुरुआत हम ऑडियंस की को हम विश करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और उनको थैंक्स करेंगे। जैसे कि आप लोगों में ने अपना जो अ, बहुमूल्य समय निकाला आज के इस लर्निंग के लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और कैसे ये आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है, ये मैंने बताया। ये आपकी जॉब, बिजनेस, हर जगह ये आप लर्निंग काम आएगी, क्योंकि ये जो पब्लिक स्पीकिंग की सारी टेक्निक्स हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल्स की जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, उस पे आधारित है कि शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए और हमारा कर्टसी होनी चाहिए। ये सारे बहुत अच्छे एटीट्यूड और बिहेवियर भी हमारा इससे इम्प्रूव होता है। और जब हमारी सक्सेस बढ़ती है तो हम हैप्पी फील करते हैं, हमारे को बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं और फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी हमारी इम्प्रूव करती है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो इससे हमें, ये हमने फर्स्ट सेशन जो 25 नवंबर को हुआ था उसमें हमने बताया था, और साथ ही इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे यूट्यूब चैनल संदीप बंसल एनएलपी कोच पे मैंने डाल दी है। तो जिनने मिस किया या रिवीजन करना है, वो वहां से भी इसका रिवीजन कर सकता है। साथ में इसकी मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दी है ग्रुप में, वहां से भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद 2 दिसंबर, लास्ट ट्यूसडे को, हमने फर्दर पार्ट 2 किया। उसमें हमारा ये जो लर्निंग थी कि कैसे एक कॉन्फिडेंट स्टार्ट लिया जाए। यू हैव टू स्पीक लाइक अ किंग, और स्टेज फियर क्या होता है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं प्रैक्टिस के द्वारा। और ये जो हम टेक्निक्स जब जान लेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें स्टेज फियर नहीं होगा। और पॉज एंड पैन टेक्निक के ऊपर बात की थी। इसके बाद जब स्टार्ट एक अच्छा हो गया, एक अच्छी सोच हो गई, तो उसके बाद आता है कि कंटेंट कैसे इंप्रूव किया जाए। तो फिर हमने उसकी 3 4 टेक्निक्स बताई थी। पावर ऑफ स्टोरी, जिसमें कि हमने बताया कि अपनी लाइफ से या कोई और मोटिवेशनल स्टोरीज हम उसमें डालकर उस कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही पावर ऑफ इमेजिनेशन, इसका मतलब यह है कि आगे का आपने विजुअलाइज कराना है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में जो आपके डिजायर्ड गोल्स हैं वो कैसे आप अचीव कर सकते हो। कैसे हमें, जो ट्रस्ट डेफिसिट ऑडियंस होती है, उसमें कुछ हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देने पड़ते हैं, नंबर्स, परसेंटेजेस, इनका भी हमें कुछ पार्ट डालना पड़ता है, तो हमारा कंटेंट जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ये पार्ट 2 में था। पार्ट 3 में हम आज जो करने वाले हैं
वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, कैसे हम अपना पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज कैसे इंप्रूव करें, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, हैंड्स मूवमेंट, लेग्स मूवमेंट, आईज की पोजीशन, इसके बारे में बात करेंगे आज। और हम वोकल वैरायटी, मतलब हमारी आवाज का, इसमें स्पीड, वॉल्यूम, टोन, इसके बारे में बात करेंगे, और कैसे हमें अपनी स्पीच को इफेक्टिवली एंड करना है, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। और समय मिलेगा तो कुछ प्रैक्टिस टिप्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे जो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दो तरह के होते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये क्या होते हैं? जो इंटरनेशनल स्टडीज ये बताती हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन मतलब शब्दों के द्वारा जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो 7% होता है, और बाकी 93% कम्युनिकेशन हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और 93 में से 55% जो है वो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें। और जो 38% है वो वोकल क्वालिटी, जैसे टोन, स्पीड, इनसे, वॉल्यूम, इससे आता है। तो जैसे ये इंटरनेशनल स्टडीज बता रही हैं, ये आपको फिगर में भी नजर आ रहा होगा। ये फिगर आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है कि 7% जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन, वर्ड्स मैटर करते हैं। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि 100 में से 7% होना इसके कोई महत्व को कम कर रहा है। जैसे एक बिल्डिंग में कोई नींव होती है, उसकी बेस होती है, उसके ऊपर ही आप पूरा घर खड़ा करते हैं। कोई 10 मंजिल का घर, कोई 2 मंजिल का, कोई 3 मंजिल का घर खड़ा कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज 55% डाल रहा है, 38% टोनैलिटी डाल रहा है, लेकिन वो डाल उन 7% में रहा है। अगर वो वर्ड्स अच्छे नहीं होंगे या कोई स्टोरी अच्छी नहीं होगी तो वो बाकी चीजें भी कोई मायने नहीं रखती। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कोई फिल्म देखने आप जा रहे हैं, फिल्म में बहुत अच्छे गाने भी हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग भी है, लेकिन उसमें कोई स्टोरी नहीं है, उसमें कोई कनेक्ट नहीं है। आपको अगर स्टोरी अच्छी नहीं होगी तो पिक्चर के सीन भी अच्छे हों, गाने भी अच्छे हों, वो आपको कोई आनंद नहीं देगा। तो ये चीज पब्लिक स्पीकिंग में कैसे मैटर करती है, ये हम आगे आज सीखने वाले हैं। तो जैसा मैंने बताया, वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो शब्दों के द्वारा जब हम कोई बातचीत करते हैं, जैसा आप इन स्लाइड में देख रहे हैं, कोई मीटिंग्स है, कोई व्यक्ति बोल रहा है और बाकी लोग उसको सुन रहे हैं, या वो बाकी जो ऑडियंस है वो भी बात करेगी। जैसे यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, और आप भी कोई फीडबैक देंगे शब्दों के द्वारा तो वो मुझ तक पहुंचेगी, तो वो एक वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन का जो एग्जाम्पल है वो है पर्सनल मीटिंग, या कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, या कोई लेटर्स के द्वारा, मेल्स के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा। जब हम शब्दों के द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं, लोग अपनी भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान जब शब्दों के द्वारा करते हैं, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कोई भी हम बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि बॉडी के पार्ट्स हैं हमारे, हैंड्स, आईज, आई कांटेक्ट, कोई हमारे बॉडी फेशियल जेस्चर या हाथ का कोई जेस्चर, पोस्चर, सिंबल्स, और वॉइस, वॉइस का स्पीड, टोन, वॉल्यूम, इससे जब हम कोई अपनी भावनाओं को जो प्रकट करते हैं उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो शब्दों के बिना जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोनैलिटी आदि के माध्यम से जब भावनाओं और विचारों को हम कन्वे करते हैं दूसरे के साथ, उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में भी देख रहे हैं,
बिना कोई शब्द बोले, ये पहली जो स्लाइड है, ये लड़के की जो फोटो है उसको देख के ही हम जान सकते हैं कि ये खुश है। इसी तरह ये एक ओल्ड लेडी है, ये बहुत ही दुखी, सैड नजर आ रही है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इन्होंने बिना कुछ बोले ही, इनके हाव भाव ही हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। इसी तरह जो तीसरी पिक्चर है, इसमें हमें ये कुछ नहीं बोल रहा ना, इसके कोई वो है, लेकिन इसके हाव भाव, इसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता लग रहा है कि ये पब्लिक स्पीकिंग से घबराया हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब हम जानेंगे कैसे हमारे जो है हाथों की पोजीशन, आईज की पोजीशन, लेग्स की पोजीशन, ये कैसी होनी चाहिए, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना। एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है वो है हैंड मूवमेंट। तो अभी तो जैसे हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसमें मेरी हैंड मूवमेंट इतनी नहीं पता लग रही होगी, लेकिन जब हम फिजिकल कोई भी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसमें हैंड मूवमेंट वगैरह सब, इसमें आपको कम से कम फेस और इतना मेरा पार्ट अभी नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसमें ताकि हैंड मूवमेंट भी थोड़ी पता लगे। तो हाथों के बारे में कहा जाता है कि हाथ जो है कभी भी वो सो नहीं सकते, वो आपकी कुछ ना कुछ, आपकी स्थिति जो है वो बताते रहते हैं। तो हाथों की पोजीशन जो है वो कैसी होनी चाहिए? नेचुरल पोजीशन होनी चाहिए। और जो आप बोलें, हाथ उसको कंप्लीमेंट करें। और हैंड शुड बी इन पोजीशन ऑफ कंफर्टेबल, आपकी आरामदायक स्थिति होनी चाहिए, कोई असुविधाजनक स्थिति पब्लिक स्पीकिंग में या कम्युनिकेशन में। आप जहां मैं पब्लिक स्पीकिंग कहता हूं, उसको आप मान के चलिए कि ये कम्युनिकेशन में भी यही चीजें अप्लाई होती हैं। पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ये जरूर है, लेकिन इसके साथ ही ये कम्युनिकेशन स्किल का भी कोर्स है। जब भी आप कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल है या वो प्रोफेशनल है, चाहे वो घर में आप कर रहे हैं, हर जगह ये कम्युनिकेशन जो है, ये प्रिंसिपल जो है हर जगह लागू होते हैं। और इनको जब हम अच्छी तरीके से करते हैं तो हमारे लाइफ में बेटर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक है हैंड मूवमेंट के लिए। वो क्या होता है कि जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपकी हैंड की मूवमेंट नेचुरल होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल मैं दूंगा, आप कुछ बोल रहे हैं, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इस तरह से हैंड मूवमेंट भी होती रहेगी। छोटा होना चाहिए, दूर है, पास है, इस तरह से आपके हाथ भी चलेंगे प्रैक्टिस के साथ। लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होती, उस समय के लिए मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन आपको दिखा देता हूं। उसको कहते हैं स्टेपल मेथड। और ये स्टेपल मेथड का मतलब है, ये बहुत ही बेसिक। ये आप ऐसे दोनों हाथों को, दोनों पांचों फिंगर्स ऐसे अपने जो है ये स्टमक के इस पोजीशन पे लाएं। बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए। ऐसे इसको आप यूज कर सकते हैं जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होती। ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है। और आप देखेंगे, आज भी मैं देख रहा था, बड़े बड़े लीडर्स इसको संसद में यूज करते हैं। और एक्टर्स भी जब इंटरव्यू देते हैं, वो भी इस मेथड को यूज करते हैं। इंटरव्यू देते टाइम में भी ये जो है मेथड बहुत ही पॉपुलर है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इवन जो न्यूज एंकर्स भी हैं, वो न्यूज पढ़ते हुए भी इस मेथड को लगाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। जब तक आपकी हैंड मूवमेंट नेचुरल ना हो जाए, ये देखिए यहाँ मैं इसमें भी पिक्चर में दिखाया हुआ है, इसमें आपको इस मेथड को यूज करना है। इससे क्या होता है कि आपका श्रोताओं का जो ध्यान है वो आपकी ओर बना रहता है। और ये वैसे भी, ये पोजीशन जो है वो आपके दोनों साइड जो माइंड के हैं
उनको भी जोड़े रखती है, आपका कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव रहता है स्पीकर का। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन इसमें एक कैच ये है कि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपने। इसके थोड़े मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि थोड़ी देर में आप ऐसे जोड़ के रख लें, ऐसे रख लें, या थोड़ी देर हटा लें फिर कर लें। इस तरह से इस मेथड को आपने यूज़ करना है। एक और पोजीशन है हैंड की, वो ऐसे ओपन पोजीशन आप रख सकते हैं। जैसे कि कोई प्रेयर कर रहा हो, तो हम जो जो भी क्रिश्चियन लोग या ये लोग प्रेयर करते हैं, तो ऐसे हाथ उठा के करते हैं। हम लोग भी जो है वो हाथ जोड़ के करते हैं, ये भी हम पोजीशन यूज कर सकते हैं। और ये माना गया है कि जितना आपकी ओपन पोजीशन होगी हैंड की, ये दर्शाता है, ये एक बॉडी सिंबल है कि आपकी सोच में ट्रांसपेरेंसी है। आपने ये देखा होगा, जितने भी भगवान बुद्ध हैं, भगवान भगवान राम हैं, या गुरु नानक हैं, सबकी हाथ की पोजीशन इस तरह की पोजीशन में फोटो है। तो हैंड मूवमेंट की एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो स्पीकर है वो अपनी बात को बहुत अच्छे से लोगों के साथ शेयर कर रहा है। इससे भी आपको अंदाजा लग सकता है कि ये व्यक्ति कुछ जो है, अगर कोई छुपा रहा होगा तो वो हाथ उसके ऐसे होंगे। तो ऐसे नहीं होने चाहिए। तो हैंड पोजीशन कैसे नहीं होनी चाहिए, अब हम इस पे बात करेंगे। तो हाथ जो है वो ऐसे क्रॉस पोजीशन में नहीं होने चाहिए। इसको, ये एक नर्वसनेस की पोजीशन और एक सेफ्टी की पोजीशन मानी जाती है। क्योंकि जो बॉक्सर भी होता है ना, वो अपने हाथ ऐसे जोड़ के अपने अपने जो मेन बॉडी पार्ट्स है उनको वो सेव कर रहा होता है। जो वाइटल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको वो इससे सेव करता है। तो ये वाली पोजीशन जो है ना, सेफ्टी पोजीशन है, ये ओपन पोजीशन नहीं है। और आप ऑब्जर्व करेंगे कोई भी जो, जैसे कोई एथलेटिक्स में कोई किसी ने कोई जब रेस जीतता है, तो वो बिल्कुल हाथ उठा के ओपन हैंडेड जेस्चर होता है। और कोई क्रिकेट में भी जब कोई बॉलर विकेट लेता है, तो वो भी हाथ खोल के खुले मन से उसको सेलिब्रेट करता है। तो ये हैंड पोजीशंस हमारी पब्लिक स्पीकिंग में भी दिखाती हैं कि हमारा जो स्पीकर है वो उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो ये क्रॉस भी नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ जेबों में भी नहीं होने चाहिए। और कुछ लोग क्या होता है, घबराहट में स्पीकर एक हाथ को दूसरे हाथ से दबाते रहते हैं। तो ये चीज भी हमारी नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह हमें अपने लेग्स की पोजीशन भी इवेल्युएट करनी चाहिए। कोई लेग्स जो है वो क्रॉस लेग यहाँ भी नहीं होना चाहिए। आपकी पोजीशन जो है वो, जो पैर की पोजीशन है वो आपके शोल्डर्स के पैरेलल होनी चाहिए। मतलब दोनों में करीब 20-30 सेंटीमीटर का जो है वो फासला हो, और स्ट्रेट पोजीशन आपकी एक कॉन्फिडेंट पोजीशन दिखाती है। और क्योंकि क्रॉस लेग मैंने बताया वो एक डिफेंसिव पोजीशन को दिखाती है। और ऑडियंस के पास आप जाएं अगर जरूरत हो तभी जाएं, अदरवाइज वहां जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने अभी पिछले महीने एक स्कूल में मैंने जब पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया, कम्युनिकेशन स्किल का, तो वहाँ करीब 100 बच्चे थे। तो वो काफ़ी दूर थे, तो उनका अटेंशन बनाए रखने के लिए मैंने जो है वो, मेरे पास जो है वायरलेस माइक था। तो वो मैं उनकी ओर चलता हुआ गया, तो वो सारे बच्चों का ध्यान बना रहा। तो एज पर नीड, अगर नीड हो तभी जाएं ऑडियंस एरियाज में, नहीं तो आप अपने जो स्टेज है वहां से ही आप बात करें। और जैसे स्टेज पे कुछ लोग लेफ्ट टू राइट वॉक करते रहते हैं, तो वो भी एडवाइजेबल नहीं है। कुछ लोग फ्रंट और बैकवर्ड और फ्रंट मूवमेंट करते रहते हैं लेग्स की, तो वो भी एक अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती, क्योंकि इससे भी जो है ध्यान भटकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं आईज की मूवमेंट पे। आईज जो है वो बहुत जरूरी एक रोल अदा करती हैं आपके भाषण में। और ये भी कहा जाता है कि आंखें भी होती हैं दिल की जुबान, पल भर में ये कर देती हैं हालत जो दिल की बयान। जो स्पीकर की दिल की हालत होगी वो उसकी आंखें बयान कर देती हैं। तो आपने क्या करना है, आपको
जो है वो ऑडियंस के ऊपर नजर रखनी है कि क्या जो मैं बता रहा हूँ इसको वो समझ आ रहा है। और जो लोग कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं होते, वो या तो आंखें, वो कभी दर्शकों की तरफ आंख नहीं करेंगे, वो या तो ऊपर नीचे आंख करेंगे, लेफ्ट राइट करते रहेंगे, या वो किसी एक तरफ ही, उसको ऑडियंस को जो है ना एक तरफ नजर कर लेंगे, दूसरी ओर नहीं करेंगे। तो उससे क्या होता है कि उस तरफ के ऑडियंस तो लगता है हमारे से बात कर रहा है, लेकिन वो दूसरे तरफ के ऑडियंस छूट जाते हैं। जबकि हमारा पर्पस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों पे नजर रखना। और मैंने जैसे पॉज एंड पैन टेक्निक में भी बताया था कि आपको तीन भागों में ऑडियंस को बांट लेना है, लेफ्ट, सेंटर और राइट, तीन भागों में बांट लेंगे। और आप बारी बारी से उनकी ओर नजर करते रहेंगे ताकि सारे ऑडियंस की ओर आपका ध्यान रहे और ऑडियंस का अटेंशन बना रहे, उन्हें लगे हाँ आप उनसे ही बात कर रहे हैं। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी की यही बात यहाँ कही गई है, इवेल्युएट ऑब्जर्व वन साइड ऑफ ऑडियंस एट ए टाइम। एक समय में एक तरफ के दर्शकों का निरीक्षण करें, कभी राइट, कभी सेंटर, कभी लेफ्ट, एक इस टेक्निक को यूज करें। और इससे हर आदमी जुड़ाव महसूस करेगा। और आपकी आईज की मूवमेंट्स के द्वारा आपका कॉन्फिडेंस पता लगेगा और ऑडियंस को भी ज्यादा आनंद आएगा। और इसके बाद एक और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो है बॉडी लैंग्वेज। जो मैटर करती है वो है आपकी स्माइल। तो स्माइल से ही आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। जब आप कोई भी बात स्माइल के साथ अगर कहेंगे तो वो ऑडियंस को लगेगा हाँ इस स्पीकर में बहुत ही कॉन्फिडेंस है। और स्माइल जो है वो एक नेचुरल होनी चाहिए और उससे लगेगा कि दर्शक आपके साथ जुड़ाव है आपके साथ। और इसके साथ ही आप अपने लिप्स की मूवमेंट भी देखिए कि जो भी आप शब्द बोल रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। शब्द पूरे बोले, ऐसा नहीं कि आप मुंह में ही आधे शब्द खा जाएं, तो वो आपका जो भी भाषण है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। और जब आप सही स्पीड से बोलेंगे तो आपकी बात पूरी दर्शकों तक पहुंचेगी। इस पे हम आगे भी अभी बात करेंगे। और आपने क्रिकेटर्स की पोजीशन भी ऑब्जर्व करी होगी। शोल्डर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है। ड्रॉप शोल्डर्स होंगे तो वो ऐसा लगेगा कि आप जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या वो आप अपना जो है वो हार मान चुके हैं। क्रिकेटर्स को भी आपने देखा होगा कि जब वो मैच हार रहे होते हैं उनके जो है चेहरे के भाव भी नजर आ रहे होते हैं, उनके ड्रॉप शोल्डर्स भी होते हैं और लो कॉन्फिडेंस उससे नजर आता है। तो ये सब बॉडी लैंग्वेज की ऑब्जर्वेशन मैंने बताई, कैसे आपको हाथों की पोजीशन, लातों की पोजीशन, लेग्स की पोजीशन, आपकी आईज की पोजीशन, शोल्डर्स की पोजीशन, आपके स्माइल की पोजीशन, ये सब मैटर करती है। आपके बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल कॉन्फिडेंस ये दिखाता है। और इससे ही मेन जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो सही रूप में ऑडियंस तक पहुंचने में ये बहुत सहायक रहता है। इसके साथ हमारे साथ बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स भी होते हैं, वो हम अपने जो फुल डे का सेशन होता है उसमें हम वीडियोस के द्वारा और इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ ऑनलाइन में हमारे पास समय की कमी की वजह से हम उन चीजों को नहीं दिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो, जो मैंने बताया 55% जो है वो हमारा बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कन्वे होता है और 38% हमारा टोन के द्वारा कन्वे होता है। तो टोन कैसी होनी चाहिए, उसके तीन पार्ट हैं, स्पीड, वॉल्यूम और टोन। तीन चीजें हैं इस जो ओवरऑल टोनालिटी को डिफाइन करती हैं। और अच्छी भाषण की डिलीवरी होने के लिए सही स्पीड होना बहुत जरूरी है।
और सही स्पीड होगी तो आपका फंबल भी कम से कम होगा, भाषण में गड़बड़ी कम से कम होगी, और आप अपनी भावनाओं को भी सही तरह से प्रकट कर पाएंगे। तो जैसा मैंने टेक्निक बताई थी, पार्ट टू में पावर ऑफ स्टोरी को आप यूज करेंगे, पावर ऑफ इमेजिनेशन को यूज करेंगे। तो इनको आप सही स्पीड से जब देंगे तब वो लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ेगी। और जब सही स्पीड होती है तो आप उसमें पॉजेस भी बहुत जरूरी होते हैं। छोटे छोटे पॉजेस जो हैं वो हमारे भाषण को बहुत ही महत्व प्रदान करते हैं, इंपॉर्टेंट बनाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि कोई भी, एक रेड लाइट होती है, एक येलो लाइट, ग्रीन लाइट होती है, आप सबने देखा है। तो कोई भी सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद जो है फुल स्टॉप होता है। फुल इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, हिंदी में उसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो इसका मतलब वहां पर हर सेंटेंस के बाद आपको कुछ 2-4 सेकंड, 10 सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए आपको पॉज करना है, फिर सेकंड सेंटेंस पे जाना है। इसी तरह कहीं लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं, कॉमा है, तो वो इसका मतलब है अल्प विराम। येलो लाइट है तो इसका मतलब आपको रेडीनेस है, आपको आगे चलना है। तो इन चीजों से भी आपको अपनी स्पीड को, पॉज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और स्पीड कैसी होनी चाहिए? स्पीड जो है, ये माना गया है कि अगर हमारी स्पीड 120 से 180 के बीच में है तो वो गुड और नेचुरल स्पीड मानी गई है। और अगर हम 90 से 120 की स्पीड पर मिनट, वर्ड्स पर मिनट होती है, तो उसे स्लो माना गया है। और 180 से ज़्यादा वर्ड्स पर मिनट बोलते हैं तो वो तेज स्पीड मानी गई है। तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप कहीं लिखा हुआ पढ़ेंगे तो एक लाइन में 8 से 10 वर्ड होते हैं। अगर आप टाइमर लगा के देखेंगे, 1 मिनट में अगर 12 लाइन से ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी स्पीड जो है तेज है। और अगर आप 1 मिनट में 6-7 लाइन, 8 लाइन ही पढ़ पा रहे हैं, 10 लाइन पढ़ पा रहे हैं, तो आपकी स्पीड जो है वो कम है। तो आपको 10 से 12, 12 से 15 लाइन कम से कम 1 मिनट में पढ़ना है। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं टाइमर के साथ। कोई भी आपकी मनचाही किताब है, कहानी है, मैसेज है, उसको पढ़ के आप देखें कि आपकी स्पीड क्या है। और इसके साथ ही वॉल्यूम जो है वो बहुत जरूरी है। वॉल्यूम, सही वॉल्यूम होना चाहिए ताकि ऑडियंस जितनी भी हो सब तक आपकी बात पहुंचे। और इसका एग्जाम्पल ये भी है, एक आप क्लास जो होती है, स्टूडेंट्स जहाँ हैं, टीचर हैं, तो पीछे तक बात ही नहीं पहुंचती। और ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई करना नहीं चाहते वो ज़्यादातर पीछे की सीटें ले लेते हैं, जहाँ टीचर की आवाज़ पहुंचे नहीं, वो फिजिकली प्रेजेंट हो और मेंटली एब्सेंट हो। और ऐसे बच्चे ही फिर वो पढ़ाई में भी अच्छे नहीं होते। तो वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए, स्पीकर को ये इंश्योर करना चाहिए कि उसकी आवाज़ पूरी सारे स्टूडेंट्स को पहुंचे। टीचर्स को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि लास्ट बेंच तक उनकी आवाज़ पहुंचे, हर बच्चा बोर्ड अच्छे से नजर आए। तो ये जो देखना, सुनना, महसूस करना, इन जो सेंसेस हैं, जब तक ये यूज नहीं होंगे तो हमारी कोई भी लर्निंग नहीं हो। तो ये हमें इंश्योर करेंगे, ये स्पीकर का जिम्मेवारी है कि जो भी ऑडियंस है सब तक आपकी आवाज़ पहुंचे। इसके लिए आप पहले ये ट्रायल ले सकते हैं कि आप माइक का भी यूज़ कर सकते हैं। और कहीं वॉल्यूम कम है तो वो आप चेक कर सकते हैं कि भाई सब तक आवाज़ पहुंच रही है, चेक कर लें। और जब आप किसी स्पीकर का यूज करते हैं, कोई सिस्टम का, ऑडियो सिस्टम का यूज करते हैं, तो आपके पास ये चॉइस रहती है कि आप उसकी वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं। और वॉल्यूम इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आदमी को शोर सा लगे और वो उसको सही तरह से मैसेज समझ ना आए। जैसे कि पार्टियों में बहुत सारा डीजे जब बजता है डांस का, और वो तो बाकी लोग कोई बात नहीं कर पाते। तो शोर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, आवाज कम भी नहीं होनी चाहिए। और
ज़्यादातर कोशिश करें हर स्पीकर कि वो माइक का उपयोग करें। माइक का उपयोग करने से क्या होता है कि एक तो आपको एनर्जी कम लगती है, दूसरा उसमें कुछ इनबिल्ट सिस्टम होता है कि वो आपकी आवाज को और गहराई प्रदान करता है। और इस बात को मैं ये ऐसे भी एम्फसाइज करना चाहूंगा कि कभी भी आपने जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं स्टेज पर, कभी भी आपने उन्हें बिना माइक के गाते हुए नहीं सुना होगा। ऑडियंस अगर कम भी है तो वो माइक का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जो है वॉल्यूम सही रखना है। और अब हम आगे, और आपने ये भी देखा होगा हमारी सोसाइटी में भी, अगर कोई तेज आवाज में बात करता है, हाई वॉल्यूम पे घर में भी कोई बात करता है, तो वो एक ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर माना जाता है, उसे एज ए डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। तो पर्सनल रिलेशंस के बारे में भी मैंने जैसे बताया था, ये जो भी चीजें हम बता रहे हैं ये हमारे एटीट्यूड, बिहेवियर, कम्युनिकेशन सबको इम्प्रूव करने में ये हमारी लर्निंग जो है वो मदद करे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, वो है टोनैलिटी। तो शब्द, ये कहा जाता है कि शब्दों का कोई महत्व नहीं होता जब तक उसमें उसकी टोन ना हो। सही, अगर आप किसी को थैंक यू कहते हैं तो थैंक यू में वो थैंक यू की टोन हो, धन्यवाद की भावना होगी, उसके जैसे आपके जेस्चर्स होंगे, बॉडी जेस्चर्स होंगे, तो आपको लगेगा हाँ इसने थैंक यू कहा। इसी तरह आपने महसूस किया होगा कि कई बारी लोग कॉन्ग्रेचुलेट भी आपको करते हैं, तो वो एक्चुअल में उनकी अंदर से फीलिंग अगर कॉन्ग्रेचुलेशन की नहीं है तो उनकी टोनैलिटी में वो नहीं आता। उसने मुंह से कह जरूर दिया, लेकिन आप समझ जाते हैं कि ये कह तो रहा है लेकिन अंदर से ये उतना खुश फील नहीं हो रहा। प्रमोशंस में तो खासकर होता है ऐसा। प्राइवेट सेक्टर में, आप कॉरपोरेट सेक्टर में होंगे, आपकी प्रमोशन हो गई और आपके साथ वालों की नहीं हुई, वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो बस पता लग जाता है कि इसकी टोन अंदर से तो ये बहुत दुखी है, ऊपर ऊपरी मन से ये कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। इसी तरह कई लोग जब सॉरी भी कहेंगे तो वो सॉरी फील नहीं करते, सिर्फ शब्दों के माध्यम से वो कह देते हैं। तो कोई भी मैसेज जब हम कन्वे करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी टोन और हमारी इंटरनल फीलिंग जो है वो जब तक नहीं होगी उसमें, तो मैसेज सही तरह से नहीं जाएगा। जैसे कोई प्लीज भी कहना है तो उसमें वो टोन होनी चाहिए रिक्वेस्ट की। वो प्लीज ऐसा ना हो कि वो पुलिस लगे, पुलिस, वो जैसे कि कोई किसी को आप ऑर्डर कर रहे हो। तो ये टोनैलिटी का मैंने कुछ दो तीन एग्जांपल आपको बताए कि हमें जो भी शब्द हो उसके साथ वैसी फीलिंग हो, वो वैसी स्पीड हो, तो हमारा मैसेज जो है वो अच्छी तरह से कन्वे होगा। और आप जो फील कर रहे हैं किसी भी मैसेज के द्वारा, वो अगर दर्शक वैसा महसूस कर लें तब उसका सही मीनिंग है। जैसा आज मैं एक फीलिंग के साथ बता रहा हूँ, ये इसकी इम्पोर्टेंस कि बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो जिस फीलिंग से मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग भी उसी फीलिंग से समझ लेंगे तो वो एक लॉन्ग टर्म आपकी लर्निंग हो जाएगी। वो आप, ऑडियंस जो है ना, दे विल कॉपी योर फीलिंग। आप कोई पिक्चर भी देखने जाते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर में आपको वो इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि आपको लगने लग जाता है कि ये जो हीरो हीरोइन है या इनकी फैमिली है, इसकी जो भी सफरिंग हो रही है वो मुझे अपनी सफरिंग लगने लग जाती है। तो ऐसी अगर जो पिक्चर होती हैं वो पिक्चर ज्यादा हिट होती हैं। अगर वो आपको अपने साथ जुड़ाव नहीं ले पाती तो वो पिक्चर नहीं चलेगी। तो यही बात सेल्स मार्केटिंग में भी लागू होती है। कहीं आप जाते हैं, आपको वो जो सेल्समैन है अगर वो कन्विंस कर पाता है कि ये प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है, आपको अच्छे से वो बता पाएगा, तभी वो सेल। और टोनैलिटी है वो, एक ही शब्द होते हैं, उनको अलग अलग टोन में उनका अलग अलग मीनिंग नजर आता है। और कोई ऐसे भी अच्छे मैसेज भी होते हैं, लेकिन अगर वो गलत टोनैलिटी के साथ बोले जाएं तो वो मैसेज उसका ऐसा जाएगा कि ये
बैड मैसेज है। चाहे वर्ड्स अच्छे भी हों, लेकिन इसीलिए कहा जाता है अच्छे शब्द हैं, अच्छी टोनालिटी के साथ बात कीजिए। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं इसमें आपको, जैसे थैंक यू है, एक्सीलेंट है, दैट इज गुड न्यूज, तो ये मैसेज जो है वो उसके हिसाब से, जो शब्द आप कहना चाहते हैं उसी के हिसाब से होने चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कोई दुख का समाचार दे रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप हंसते हुए उसको देंगे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसके साथ मैच करनी चाहिए। जैसा आपने समाचार भी जो पढ़ते हैं न्यूज रीडर्स टीवी में, तो वो उसके साथ जो है उनकी वैसी ही फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। इसी चीज को हमें प्रैक्टिस करना है। तो ये जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा भाषण, बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी, ये और फीलिंग, ये सब मैच करेंगी। और कंटेंट इंप्रूव हम स्टोरीज के माध्यम से और विजुअलाइजेशन के माध्यम से करेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आता है कि कोई भी हम प्रेजेंटेशन है उसको एंड कैसे करें। तो एंड करने के लिए उसकी टेक्निक ये है कि स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो ऑडियंस का इंटरेस्ट भाषण में बनाए रखे, और जो पूरा भाषण है उसमें ऑडियंस को कंटेंट से बाहर ना जाने दे। एंडिंग शुड बी एनर्जेटिक। ऐसा होता है कई बारी शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन एंड आते आते वो एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो जो टाइम है उसका भी आपको ख्याल खुद रखना है। जैसा कि मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ कि हाँ भाई कितना टाइम रह गया, उसके हिसाब से मैं अपने लेक्चर की पेसिंग करता हूँ। आज हमने शुरुआत ही देर से की है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको अगले 5-7 मिनट में, मैं ये सेशन हमने 8:30 तक का लिया है, तो मैं करीब 8:30 8:35 तक इस लेसन को कंप्लीट कर दूँ। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है उसमें आपको ये नहीं कहना कि आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, मुझे उम्मीद है जो मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा। ये सही सेंटेंस नहीं है। इसकी जगह आपको यूज करना है कि आई एम श्योर बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड वेरियस टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। तो मैंने अभी तक जो आपको 3 सेशन किए, तो मुझे पूरा विश्वास है ये टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ही आपके काम आएंगी, आपके कम्युनिकेशन में काम आएंगी, और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करने में बहुत ही इनका जो है वो योगदान रहेगा। और जैसा मैंने बीच में भी रिपीट किया कि हमने आज क्या क्या किया, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब शब्दों के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है वो 7% मैटर करता है, लेकिन शब्द भी बहुत जरूरी है। उनको सही बॉडी लैंग्वेज के साथ, सही टोनैलिटी के साथ, सही बॉडी लैंग्वेज जैसे हैंड्स पोजीशन, लेग्स पोजीशन, शोल्डर्स पोजीशन, और आपकी स्माइल, आपका जो है ओवरऑल बॉडी पोस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब मैटर करते हैं। इसके साथ टोन में आपकी स्पीड, वॉल्यूम और टोनैलिटी ऑफ वॉइस, इन सबको मिला के जब आप कोई मैसेज देंगे इन टेक्निक्स के साथ, तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो मैंने जो आपके साथ जो भी टेक्निक्स और मेथड शेयर किए, तो अब आपको इनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना है। तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाने वाली है। और आप इसकी मुझे बाद में फीडबैक भी दीजिएगा कि मैंने ये कौन कौन सी टेक्निक्स लाइफ में अप्लाई की और क्या क्या मुझे फायदा हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी तक जो भी 3 सेशन में आपने सीखा उसकी आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। इसके बाद कोई भी आप गाड़ी चलाना भी, कार चलाना भी सीखते हैं, तो कोई जो है वो ट्रेनर आपको थोड़े दिन सिखाता है, लेकिन आगे फिर उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। स्विमिंग आप सीखते हैं, वो थोड़े टाइम कोई ट्रेनर सिखाता है, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें जो है आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने जो रिसोर्सेज दिए हैं
वो मैंने पहले 2 पीपीटी ग्रुप में शेयर कर दी, पर्सनल लेवल पे भी कर दी। इसी तरह जो आज की भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जो इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जो आज रिकॉर्डिंग हो रही है ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि तीनों बारी की आप रिकॉर्डिंग रिवाइज करके देख सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपने अपना समय, बहुमूल्य समय दिया, वो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिलेगी, लाइफ लॉन्ग आपको ये काम आने वाला है। तो ये, इसके साथ ही मैंने अपना तीनों पार्ट कंप्लीट कर दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।